नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, विशिष्टता एक अच्छी चीज होती है, मगर उस पर अत्यधिक जोर देना, उसे महत्व देना सामान्यता को खारिज करने जैसा हो जाता है। इससे एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था का निर्माण होने लगता है, जबकि सामान्यता कोई हेय चीज नहीं है, उसका अपना वैशिष्ट्य होता है। सामान्यता की इस विशिष्टता को पहचानने और सम्मान देने का आग्रह करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे अच्छी कविता क्या होती है, कैसी होती है, इस मुद्दे पर एक परिचर्चा में हिस्सा लेंगी कविता जगत की दो जानी मानी हस्तियां, अनामिका और राजेश जोशी। वर्ष कवि अशोक वाजपेयी दूसरी आवाज में सत्ता के सामने नतमस्तक होने वाले कलाकारों और राष्ट्रीय कला संग्रहालय की मंशा पर सवाल उठाएंगे। अच्छी कविता किसे कहा जाए, इसको लेकर सदियों से टीका टिप्पणियां होती रही हैं। उन पर ग्रंथ और शास्त्र आदि भी लिखे गए हैं। कविता के सौंदर्य की सैद्धांतिकियां विकसित की गई हैं और उन पर निरंतर वाद विवाद भी होते रहे हैं। इस सब के बावजूद ये समस्या बनी हुई है कि अच्छी कविता किसे कहा जाए। खासतौर पर आम पाठकों में अच्छी कविता की परख एक चुनौती रही है। आज की बहस इसी चुनौती पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कविता जगत की दो जानी मानी हस्तियां राजेश जोशी और अनामिका मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। ताना बाना में आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल अनामिका जी आपसे है। कविता के गुण दोषों को लेकर जमाने से चर्चा होती आई है। कौन सी कविता अच्छी है, बुरी है, इसको लेकर अलग अलग कसौटियां हैं, प्रतिमान हैं। आपके अपने प्रतिमान क्या है? आप कैसी कविताओं को पढ़कर ये कहेंगे कि ये अच्छी कविता है? अनम्यूट कर लीजिए जी। ऐसी कविता जो मुझे मुझसे मिलवाए और मेरी तंद्रा तोड़े और जगाए मुझे अपने भीतर के परिवेश की तरफ और अपने बाहर के परिवेश के बीच एक रोशनी की पुलिया बना दे। ऐसी कविता जिसमें स्मृतियां जगाने की ध्वनि हो। ऐसी कविता जिसमें मेरा अकेलापन, एक संघर्ष करते हुए व्यक्ति का अकेलापन सामने वाले, पढ़ने वाले या सुनने वाले के अकेलेपन से गलबहियां डाल के मिले, जो कंधे पे हाथ रख के बतियाए। तो दो लोगों का अकेलापन, एकदम निचाट अकेलापन, घने संघर्ष के बाद का अकेलापन, जब 10 बाय 10 के कमरे में कोई बैठा है, सोच रहा है हर तरह के त्रास, बाहरी भीतरी त्रास के बारे में, और कोई उपाय नहीं पा रहा है। उस समय के अकेलेपन में आदमी लिखने बैठता है और उसी तरह के अकेलेपन में पढ़ने वाला पढ़ने बैठता है, या सुनने वाला सुनने तो खैर बहुत सारे की मनस्थितियों में सुनता है, लेकिन पढ़ने वाला कविता पढ़ने उसी तरह की मनस्थिति में बैठता है जब वो भी संघर्ष से थका हारा निचाट अकेलेपन में हो। तो दो तरह के अकेलेपन जब हाथ मिलाते हैं ना, अपनी समस्त अनुभूतियों के साथ। अब इतना हम तो अभी इमेज ओवरलोड के समय में रह रहे हैं। ऐसे में लगता है कि ट्रेन में बैठे हुए हैं और लगातार स्मृतियां हैं और दृश्य हैं, वो ट्रेन की खिड़की से जैसे पुराने जमाने में दिखते थे वैसे दिखते चले जा रहे। अचानक उसमें एक कौंध उठती है। उस कौंध में वो सारी चीजें जो ब्लर्ड थी अचानक कौंध जाती हैं, और परम सिंप्लिसिटी का, परम सरलता का वो जो कौंध होती है, जिसमें कुछ दिखता है, अपने भीतर भी प्रकाशित होता है, अपने बाहर भी प्रकाशित होता है। वो ध्वनि के सहारे कभी होता है, कभी किसी जगी हुई स्मृति के सहारे होता है, कभी किसी सूखे हुए सोते के अचानक जग जाने से होता है। बहुत तरह से होता है, लेकिन होता यही है कि हमारी इनर्शिया टूट जाती है और हम एक दूसरी तरह से जग जाते हैं। यही होता है। तो कौन से ऐसे तत्व हैं जो एकदम से आप कविता में पाती हैं और जग जाती हैं, या वो आपको छू लेते हैं? जो मेरी अनुभूतियां हैं वही जो गहनतम संघर्ष के क्षण की
जो अनुभूतियां हैं उसकी स्मृति अगर जग जाए और एक अद्भुत तादाद में हो जाए जिसको पढ़ा है उससे, क्योंकि आदमी आदमी के बीच तो एक खास तरह का नाता होता ही है ना, वो चाहे जिस स्थिति का आदमी हो। जब उस नाते की याद आ जाए और अंदर लग जाए कि अरे ये तो एकदम ही आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं, तादाद में, गहरा तादाद में, एक कौंध में ही जीवन जगत की विडंबनाएं जो हैं अगर सामने आए और इस तरह सामने आए कि पढ़ने वाले सुनने वाले के भीतर भी वही कौंध जग जाए और आसपास सब कुछ वैसे ही अवलोकित हो जाए, तो एक सहारा सा मिलता है। मुझे लगता है एक नैतिक संबल मिलता है उस अकेलेपन की एक जैसे पहाड़ पे बैठे हैं किसी जगह अकेलेपन में निचाट, और उस समय कोई अचानक सीटी बजाता हुआ भी आ जाए, तो अंधेरे में सीटी बजाने जैसी कवि का सहारा एक होता है ना। जब आप अंधेरे में रात में जगे हैं, अचानक कोई सीटी बजती है तो लगता है ह्यूमन प्रेजेंस है, ह्यूमन वार्मथ है, कहीं पर एक कुछ है जो हमको एक सहारा दे देती है। तो वो कविता और ध्वनियां मुझे बहुत कविता में पसंद है। वो ध्वनियां जो हमारी स्मृतियों से आती हैं, स्मृतियां कई तरह की होती हैं, जातीय स्मृतियां होती हैं, जेनेटिक स्मृतियां होती हैं, इवोल्यूशनरी स्मृतियां होती हैं, पर्सनल स्मृतियां होती हैं और हिस्ट्री की स्मृतियां तो होती हैं। स्मृतियों का वो की झंझन झंझन जो होती है ना, उसमें भीतर कुछ जगता है और जगता है तो अवेयर और अलर्ट हो जाता है अलग तरह से। एंटीना आदमी का, जैसे पुराने जमाने में जब विश्व युद्ध के समय खरहे पनडुब्बियों में भेजे जाते थे, छोटे छोटे खरहे, अब पनडुब्बी में जहां भी रहता था खतरा, उनके कान खड़े हो जाते थे। तो ये कान खड़ा करने का काम कविता करती है, हमको एक खास तरह की पनडुब्बी में बिठा के, हमको हमारे भीतर की पनडुब्बी में बिठा के बाहर के खतरे सूंघने का काम, हमारे खरहा कान उठा देने का काम कविता करती है। तो राजेश जी, अनुभूतियां, स्मृतियां, ध्वनियां कविताओं में ये जिस तरह से आती हैं वो पाठक को प्रभावित करती है। क्या इसमें विचार, शिल्प, कथ्य, इन चीजों की भूमिका तो होती है? किस तरह की भूमिका होती है इन सबको के संप्रेषण में? मुझे जो लगता है हमेशा से कि जो स्मृति हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाती, वो बहुत ही यानी सबसे ज्यादा, और वो स्मृति का हिस्सा बनने का ये अर्थ नहीं है कि आपको पंक्ति दर पंक्ति याद आए। रघुवीर साहब की एक बहुत ही अच्छी कविता है कि मैं कविता सुनाकर उठूं तो सन्नाटा छा जाए, और फिर जो सुन के गया है वो अपने अपने ढंग से मेरी कविता को दोहराए। जरूरी नहीं है कि वो मेरी तरह से दोहराए, मतलब वो अपने अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट करे, अपने अपने ढंग से उसको याद करे, अपने अपने ढंग से उसको दोहराए अंदर ही अंदर। ये भी है। और दूसरा चीज ये है कि ऐसी कविता जो जीवन के सुख दुख को, या कहना चाहिए कि अपनी बात कहने में बहुत सारे सामान्य, हम ही सब कहना चाहिए, भले ही हम लोग कवि हैं तो भी कहना चाहिए कि ऐसी बहुत सारे मौके आते हैं जब हम जो बात कहना चाहते हैं उसमें असमर्थ हो जाते हैं, तो उस बात को नहीं कह पाते। और जब उस बात को नहीं कह पाते, और खासतौर से सामान्य आदमी जब उस बात को नहीं कह पाता, तो वो कविता का सहारा लेता है, तुलसी की अर्धाली बोल देता है, जिसके पाँव न फटी बेवाई हो का जाने पीर पर आई, है ना। कभी का कोई पद बोल देता है, सूर का, मीरा का पद वो बोल देता है। तो जो ऐसी जगह पर हमारी बात को, हमारी भावनाओं को, हमारे विचार को, हमारे दुख सुख को कहने के काम आती है, यानी उसको व्यक्त करने के काम आती है, वो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी कविता है। इसीलिए यानी अगर साहित्य उठाकर देखेंगे तो राजा रानी सारे के सारे इतिहास हिस्से बन गए, पर कविता कभी भी इतिहास का हिस्सा नहीं बनी, वो स्मृतियों का हिस्सा है हमेशा, और ये प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। तो ये सारी स्थितियां होती हैं, पर दिक्कत एक बहुत बड़ी शुरू होती है हमारी जो आधुनिक कविता जहां से शुरू होती, वहां से दिक्कत होती है कि वो हमारी जो संवेदना और विचार
संतुलन था हमारी कविता में, जो तुलसी के यहाँ है, जो कबीर के यहाँ है, जिसमें विचार भी उतना ही प्रबल है, अभिव्यक्ति भी उतनी ही प्रबल है और भावना भी उतनी ही प्रबल है। और वो चीजों को एक पद में कह देता है, तो वो संतुलन कहीं गड़बड़ा गया आधुनिक कविता। आधुनिक कविता या तो अधिक बौद्धिक हो गई या अधिक ऐसा हो जाता है कि वो बौद्धिकता से प्रेरित जाती है। तो मुझे लगता है हमेशा कि कविता में ये संतुलन जिस कविता में भी होगा, जैसे मुक्तिबोध ने कहा ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान से अल्टीमेटली वो बनती है। तो दोनों चीजों का अगर बैलेंस होगा, आत्मा यानी संवेदनात्मक ज्ञान का और ज्ञानात्मक संवेदन का, वो कविता शायद सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा यानी मन के करीब होगी, कहीं ना कहीं हमारी स्मृति का हिस्सा बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या ये जो विचारों की अधिकता या उसका कविताओं पर हावी हो जाना कविता के कवितापन को कम कर देता है, खत्म कर देता है? खत्म भले ही नहीं करता हो, पर कहीं ना कहीं वो व्यवधान बनता है। आधुनिक कविता का जो सबसे बड़ा व्यवधान है वो मुझे लगता है कि अतिरिक्त बौद्धिकता का आग्रह जो है वो कहीं ना कहीं जो भावनात्मकता थी, जो हमारी संवेदनात्मकता थी, उसको कहीं ना कहीं व्यवधान उसमें उत्पन्न करता है। और इसलिए अक्सर बहुत सारे कवि आपको कहते हुए मिलेंगे, आधुनिक कवि, कि अरे जैसे जिसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ मुझे लगता है, भले ही इसे बहुत अलग ढंग से देखा जाए, कवि सम्मेलन का जो शुरू का दौर है, जिसमें हमको हरिवंश राय बच्चन पढ़ते हुए मिलते हैं, जिसमें हमको नीरज होते हुए, जिसमें बलबीर सिंह रंग मिलते हैं, जिसमें मुकुट बिहारी सरोज मिलते हैं, जिनकी कविताएं यानी कवि सम्मेलन से बाहर आते हैं तो बहुत सारी पंक्तियां याद आ जाती। तो हमने उस संतुलन को ज्यादा गड़बड़ा दिया, यानी उनने भी गड़बड़ाया था, उनने भी थोड़ा सा ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी को उनने ज्यादा वो कर दिया था कि एक पंक्ति होती थी, दूसरी पंक्ति जनता बोलती थी। तो वहां लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी को कुछ एक बहुत ज्यादा अस्त्र बना लिया गया था। तो उस प्रिडिक्टेबिलिटी से हटना चाहिए था उसे। अगर वो हटती तो शायद हिंदुस्तान का गीत बहुत अच्छा होता, और कुछ अच्छा गीत हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत ही अच्छे गीत लिखे गए हैं, वीरेंद्र मिश्र जैसे गीतकार हुए हैं, लोग याद कर सकते हैं। आज वीरेंद्र मिश्र को बहुत कम याद लोग करते, पर मुझे हमेशा याद आते हैं कि वीरेंद्र मिश्र अच्छे गीतकार। तो ऐसे कुछ गीतकार हुए, या गोपाल सिंह नेपाली के गीत हम लोगों को याद, मतलब मैं तो कॉलेज के दिनों में था तो मुझे पूरी उनका गीत कंठस्थ होता था। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो उसमें बेहतर था उसको भी हमने छोड़ दिया कहीं आधुनिकता के चक्कर में। आधुनिकता का चक्कर ये हुआ कि कुछ अतिरिक्त बौद्धिक हम दिखने की कोशिश में, और इसका कारण ये है कि हमने शायद अपना जो श्रोता वर्ग था उसे खोया, और हम आलोचकों और कवि समुदाय के बीच में ही अपनी अस्मिता को ढूंढने, कविता समुदाय के बीच में ही अपनी प्रतिष्ठा को ढूंढने लगे कि हमें इसके बीच में स्वीकृति मिल जाए। तो ये गड़बड़ हुई, हमने उसको निगेट कर दिया, जनता को, हमने उस श्रोता को निगेट कर दिया। तो ये संकट। अनामिका जी, अभी बौद्धिकता की बात की, ये भी प्रश्न उठाया जाता है कि जो लयात्मकता थी वो कम हुई है कविताओं में, यानी गीतों की चर्चा की अभी राजेश जी ने। क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह है? हम इस पर नहीं जाते हैं कि छंदबद्ध और छंद मुक्त कविताओं की का जो अंतर रहा है और एक पूरी उस पर बहस चलती रही है, लेकिन क्या लय, ध्वनि की बात की आपने, लय से जब हटती है तो कविता भी उस तरह से प्रभावित नहीं कर पाती है? वो भी उसका एक गुण है, बड़ा गुण है उसमें लय का होना। देखिए, आंतरिक लय तो कविता में, गद्य कविता में भी रहती है, बहुत सारी अच्छी कविताओं में होती है। और वो अच्छी कविताओं का पाठ इसीलिए सस्वर अगर होता है तो अर्थ अधिक खुलता है। उसमें इतनी सारी अंतर्ध्वनियां निहित होती हैं, और लिखते समय वो जैसे जैसे विचार और विचारों को असल में का सरलीकरण किया जाता है, एकदम तितली के पंख खोल के विचार उड़े, अंगद पावों की तरह या पुलिसिया बूट की तरह ठक ठक
करके विचार ना आए, इसका ध्यान तो हर कवि रखता है। तो उस जो सरलीकरण की प्रक्रिया होती है ना, वो उसमें होता है कि टूट फूट होती है, जिसको अब हम जैसे पहले रिद्म का सेंस जो होता था वो छंदों से आता था, अब हम लय जो है वो दूसरे तरह से, गद्य की लय भी कविता में आत्मसात की जाती। मॉडर्निज्म नाम का जो भयानक तूफान आया, मतलब भूकंप आया, उसमें कविता से ही नहीं सभी कला माध्यमों से उनकी संरचना टूट गई, जैसे भूकंप में होता है। संगीत तक में, जैज म्यूजिक में जान के तोड़ा जाता है कुछ बीच में, सिनकॉप्शन जिसको कहते हैं, और पेंटिंग तक में लैंडस्केप नहीं रहा, पोर्ट्रेट नहीं रहा, एब्स्ट्रैक्शन आ गया, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आ गए, तो लय तो हर जगह, मतलब उस तरह से स्ट्रक्चर तो हर जगह टूटा। लेकिन अभी जाके जैसे गुंबद चले गए, आर्किटेक्चर सब में मिनारेट चले गए, और सब तरह के दूसरे तरह के फ्लैट स्ट्रक्चर्स आ गए। अब लेकिन मैं देख रही हूँ खासकर जो पुरानी कॉलोनियां हैं, वो लैटिन अमेरिकी देशों में, अफ्रीका में, और अपने यहाँ भी, एशिया में भी कई दफा, पाकिस्तान में तो पहले से था, हमारे यहाँ भी, वो एक खास तरह की लोग, खासकर लोकगीतों में जो ठहर गया था, जो राजेश जी ने ठीक ही कहा कि रंगमंच इस पे कवि सम्मेलनों से जबरदस्ती बाहर किया गया, एक अतिरेक का निषेध दूसरे अतिरेक से करने की कोशिश की। लोकगीतों में गाते हुए किसानों में, फसल काटती हुई किसानिनों में, अलाव ताकते मजदूरों के गीतों में वो अब तक रहा, फिल्मों के गीतों में भी वो अब तक रहा। तो अब जो नए, खासकर मिडिल ईस्ट की मैं जो कविताएं पढ़ रही हूँ आजकल, फिलिस्तीनी कवियों को पढ़ती हूँ या रेड इंडियन कवियों को पढ़ती हूँ, तो देखती हूँ रिदम वापस वैसे ही आ रहा है, दूसरे ढंग से आ रहा है। लेकिन पहले जैसे कि सांस के टूटने से, जो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सिलेबल, सिलेबल जहां सांस टूटी वहां सिलेबल टूट गया। तो अब हमारे विचारों की जो लय है वो सांसों की लय के हिसाब से टूटती है, और वही लय का स्ट्रक्चर नई कविता में बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। उस समय जो मॉडर्निज्म का भूकंप आया था, उसमें विधाओं के बीच एक गलबहियां, एक खास तरह की दोस्ती भी हुई थी, विधाओं की चार दीवारी फलांग ली गई थी। जैसे कविता छंद, अगर संगीत से कविता का नाता टूटा तो वो चित्रकला से वो नई सहेली बन गई उसकी, और इमेज जो कविता में दृश्य, मतलब बिंब है, वो बहुत कुछ वही काम करने लगे जो पहले संगीत करता था। संगीत एस्केलेटर की तरह कुछ ऊपर चढ़ा देता है यहाँ पर, और अब जो है इमेज से वो बात ठहर जाती है, चित्र ठहर जाते हैं, जिसको मैंने कहा कि बरसात की धुंध हल्के के पार जैसे कुछ आदमी देखता है, या ट्रेन चलती है उसके पार कुछ इतने सारे दृश्य देखता है, ओवरलोड जिसको कहते हैं। अब उसमें कविता उसमें से एक चीज उठा के उसको फ्लैश कर देती है बिंब में, तो बिंब ठहर जाते हैं। फिर जो विधाओं की गलबहियां लगी, उसमें नाटक से उसने संवाद ले लिए कविता ने, चित्रकला से चित्र ले लिए, और आख्यान भी ले लिए कविता ने। तो ये कॉम्पेंसेट, क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है वो अच्छी तरह से कायम रहा, तभी कविता चलती भी रही, ऐसा नहीं है। लेकिन विचार अब नए तरह से छंदों के पक्षी भी साइबेरियन पक्षियों की तरह लौट रहे हैं, और मैंने देखा है बहुत जगह छंदों की पाठशाला चल रही, लेकिन जाहिर है कि ये छंद वैसे नहीं होंगे क्लासिकल ढंग जैसे। पहले एक रस में कविता लिखी जाती थी, 9 रसों के घड़े अलग अलग छीकों पे टंगे रहते थे। अब की कविता में 9 रस एक साथ भी बह सकते हैं, जैसे कि आप प्रेम कविता लिखते हुए भी विभत्स की बात कर सकते हैं, आपको प्रेम करते हुए भी पैसे की चिंता सता सकती है। तो चूंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब सभी घाल मेल हुआ पड़ा है हमारे यहाँ, तो रस भी एक दूसरे के जैसे 9 रसों के घड़े फूट गए हैं और वो सारे रस एक दूसरे में घुल मिल गए। इसी तरह छंदों में भी अब पूरी तरह ऐसा नहीं होगा कि कोई चौपाई लिखने बैठे तो चौपाई ही लिखे, या दोहे लिखने बैठे तो दोहे लिखे। कभी वो छंद आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी 2-4 छंद मिलके आएंगे। अब त्रिलोचन को पढ़े या बहुत सारे ऐसे कवियों को पढ़े, तो रामदास जैसी कविता में मतलब चौपाई का
आपको की आहट मिलती है। जो रघुवीर सहाय की कविता है, जिन्होंने छंद को का बहुत हद तक निषेध भी किया। तो अब आवाजाही दूसरे ढंग से होगी, जैसे कि हम नई तरह के समुदाय बनाते हैं, जिसमें वर्गों, वर्णों, लिंगों के पार जाके एक चुनिंदा लोगों का संसार बना के हम एक बड़े शहर में भी गांव बना के रहते हैं। उसी तरह कविता भी करेगी, कुछ छंद लेगी, कुछ छोड़ेगी। उतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल और उतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि बंकिमता की प्यास, सूक्ष्मता की प्यास, प्रेम की प्यास की तरह हमें कभी हमसे छूट नहीं सकती, तो कविता की प्यास भी नहीं छूटेगी। और इन्हीं जैसे माँ अपने बच्चे को पुल्हाती है, कहलाती है, उसी तरह कवि भी अपने पाठकों को, श्रोताओं को युग के अनुसार शिल्प बदलकर दोबारा वापस खींचेंगे। और आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में चाहे कविता के खिलाफ कितनी भी बात हो रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स चलते हैं वो कविता में ही चलते हैं। सबसे ज्यादा कविताओं की मैगजीन्स निकलती हैं, और पोइट्री प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरह बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कविता संस्थाओं में ही काव्य पाठ कितना होता है। तो कविता की प्यास मतलब क्या? सूक्ष्मता की प्यास और बंकिमता की प्यास। जोर, हम इतनी जोर जोर की आवाज सुन के थक चुके हैं, तो महीन ढंग से कोई कंधे पे हाथ रख के बतियाता है, इसकी प्यास हम सबको है। और शिल्प में ही ये बदलाव घटित करके कविता अपने पाठक बटोर रही होगी, क्योंकि कथ्य तो वही होते हैं 4, 5, 6, और वो कथ्य भी किसी दर्शन से आयातित होते हैं। वो शिल्प ही होता है जिसका नवीकरण अलग अलग ढंग से होता है, कभी छंद से करके डिफरेंट अलग अलग तरह के घालमेल से, कभी छंदों के अलग अलग घालमेल से। तो ये उपक्रम जारी है, और इसलिए हमें बहुत उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे आजकल परफॉर्मेंस पोइट्री होती है, एक तरह से पूरा एक छोटा सा नाट्य इतने छोटे से स्पेस में रच दिया जाता है। कविता में क्या होता है, इतना नन्हा सा स्पेस है आपके पास, उसी में आपको पूरा एक नाटक रच देना। तो वो बिना शिल्प साधे तो होता नहीं है। शिल्पों में बहुत तरह के अवयव जाए, उसमें छंद और लय भी एक अवयव। जी, तो राजेश जी, बात अब शिल्प पर पहुंच गई है। शिल्प कितना महत्वपूर्ण है, यह शिल्प कथ्य, इस पर हमें आना ही था, इसके बाद भाषा पर जाना पड़ेगा। जी नहीं, बहुत अच्छी बातें अनामिका जी ने कही हैं, और बहुत सारी बातें उनने उठा दी हैं। मैं एक चीज की तरफ और इशारा करना चाहता था कि हमने एक बहुत बड़ी गलती आधुनिकता के साथ की, कि हमने जो अपने सांस्कृतिक मिथक थे, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं थी, उनको हमने धार्मिक मान लिया। जबकि मिथक हमेशा सांस्कृतिक होता है, वो धार्मिक नहीं होता है बुनियादी रूप। राम कोई धार्मिक मिथक नहीं है, या कृष्ण कोई धार्मिक मिथक नहीं है, वो सांस्कृतिक मिथक, क्योंकि उसे एक कल्चर ने पैदा किया है। तो एक तो हमेशा होता है कि तुलसी की जब आलोचना कर रहे होते हैं जो लोग, बहुत आराम से तुलसी की या पूरे भक्ति काल की जो लोग आलोचना कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि वो तो पॉपुलर ज्यादा है कि वो धार्मिक है, पर वो धार्मिक नहीं है, वो एक पूरी सांस्कृतिक परंपरा से आ रही है। तो इस बात को आधुनिक लोगों को समझ लेना चाहिए कि मिथक हमेशा धार्मिक नहीं होते, वो कल्चरल मिथक होते हैं, कल्चरल परंपरा से आ रहे होते हैं। एक बात बहुत अच्छी संगीत और आख्यान के संदर्भ में अनामिका जी ने उठाई है। कहीं कभी नामवर जी ने कहा था कि जो पोइट्री वहां से शुरू होती है जहां वो संगीत से उसका तलाक हो जाता है, और वो उसकी जगह पे नाटकीयता को, यानी नाटकीयता से नया रिश्ता जोड़ लेती। तो वो ये सही है कि जैसे मुक्तिबोध को पढ़ते हुए हम वही भाव नहीं होता हमें जो पंत को या प्रसाद को या निराला को पढ़ते हुए होता था। ये था कि वो शिल्प जो था वो कहीं न कहीं सांस्कृतिक था। दूसरा एक बहुत बड़ा, अनामिका जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, एक बात हमने ये भी एक प्रॉब्लम थी जो कि छंद पे अतिरिक्त आग्रह करने वाले लोग थे, वो ये भूल गए कि छंद को उसके सारे मात्रिक व्याकरण के बावजूद उसे आधुनिक करना पड़ता, उसे नया करना पड़ता। जैसे बाबा का छंद है,
बाबा भी दोहा लिख रहे हैं, बाबा यानी नागार्जुन, नागार्जुन भी दोहा लिख रहे हैं और बिहारी भी दोहा लिख रहे हैं। बिहारी का दोहा और बाबा का दोहा एक नहीं है। खड़ी हो गई चांप कर कंकालों की हुक, नम्मे विपुल विराट सी शासन की बंदूक। इसे पढ़ते हुए कभी आपको रीतिकाल का दोहा याद नहीं आएगा। तो आपको उस छंद को भी न करना पड़ता है जो छंद के लोग नहीं समझ पाए, बाद के छंद के लोग, जो जिनको ज्यादा शिकायत है आधुनिक कविता से, जरूरत से ज्यादा शिकायत हुई, वो इस बात को नहीं समझ पाए कि वो अभी भी फागुनी दोहे ही लिख रहे हैं। अरे तो फागुनी दोहे भी लिखना है तो फिर कुछ नया कुछ करो भाई, दोहे के लिए कुछ नया ढूंढिए, नया कंटेंट ढूंढिए, यानी उसके अंदर की अंतर्वस्तु और उसकी बाहर की दोनों चीजें मिलकर उसे आधुनिक बनाएंगे। ऐसे थोड़ी कि बाबा कह रहे हैं कि जली खूंट पर बैठकर गई कोकिला को बाल न बांका कर सके शासन की बंदूक। तो ये जो नयापन है, ये नयापन आप पाएंगे कि जो बाद में छंद के बड़े आग्रही लोग हैं उनके यहाँ ये पन नहीं। तो तय है कि कविता के सामने ऐसे बहुत सारे नए सवाल, आधुनिक कविता के साथ ही नए सवाल शुरू हुए कि उसे कैसे पॉपुलर बनाया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। ये एक कठिन बात तो है ही, क्योंकि हमारी एक बड़ी लंबी परंपरा है कि हम तो साहब वहां से चले आ रहे थे। हम तो वीर गाथा काल से लेकर और भक्ति काल से और रीति काल से होते हुए, तो वो सारी हमारे अंदर बसी हुई ध्वनियां थी, जो ध्वनियों की बात अनामिका रही थी, कि वो ध्वनियां तो हम हमारे अंदर कहीं बैठी हुई हैं, वो इतनी आसानी से थोड़ी निकल जाएंगी। पर नई ध्वनियां, उन ध्वनियों को रिप्लेस करके नई ध्वनियां जो पैदा करने का सवाल है, वो कहीं ना कहीं हम उसमें चूक रहे हैं। कहना चाहिए कि उतनी ताकत के साथ हम वो काम नहीं कर पा रहे जो काम हमें करना चाहिए। इसमें क्या शिल्प रुकावट बन रहा है कहीं? शिल्प भी रुकावट बन रहा है, हमारे आग्रह ज्यादा रुकावट बन रहे हैं। मुझे लगता है शिल्प तो ऐसा है कि कवि के पास ये एक स्वतंत्रता है कि वो अपने शिल्प खुद गढ़े। जैसे मैं बिल्कुल आधुनिक कवि, हमारे हम उम्र कवि की बात अगर मैं करूं तो अष्टभुजा शुक्ल ने पद लिखे थे, पद कुपद करके एक छोटी सी बुकलेट निकली थी, और उसमें उन्होंने बकायदा वो उन पुराने प्राचीन परंपराओं का उपयोग किया, और बिल्कुल आधुनिक, यानी बिल्कुल आज की पॉलिटिकल सिचुएशंस पर वो पद लिखे गए। ऐसे ही गोरख पांडे थे, गोरख जी ने ऐसे कई गीत लिखे जो भोजपुरी में लिखे हालांकि उन्होंने, पर वो बिल्कुल आधुनिक समस्याओं के साथ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उन चीजों को नया करने की तरफ जा रहे हैं। अब हम सब लोगों के लिए रुकावट ऐसा होके एक आधुनिकता का इतना बड़ा काल, जितना हम एक बड़ी परंपरा से आ रहे थे, बड़ी दुनिया हमारे अंदर बसी हुई थी, तो एक नया आधुनिक काल भी हमारे भारतेंदु से शुरू होता है। हिंदी जरा आधुनिक भाषा है, हिंदी देर से शुरू हुई, उर्दू के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। उर्दू में यानी वो थे जदीदियत के बड़े शायर थे, मैं नाम इस समय भूल रहा हूँ, उनने तो यहाँ तक कहा कि गजल का काम खत्म हो चुका है, अब गजल नहीं हो सकती। गजल में जो कुछ कहना था उस्ताद कह गए, सारे उस्ताद जो थे वो गजल में सब कुछ कह गए, अब आप गजल से कुछ नहीं कर सकते। पर उसके बाद भी गजल लिखी जा रही है, यानी उर्दू में आज भी नए से नया कवि भी गजल लिख रहा है। ये बात अलग है कि उसमें ये भी हुआ कि जो नज्म थी, उर्दू की जो नज्म थी, वो भी पूरी तरह से कहना चाहिए कि लय और छंद से पूरी तरह से नहीं टूटी। फैज की गजल है, हम भी देखेंगे, अब हम भी देखेंगे, वो कोई अगर गा रहा हो तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गजल नहीं भाई साहब, ये तो नज्म है। तो ऐसी बहुत सारी गजलें, यानी ऐसी बहुत सारी नज्में आई मीन,
तो उर्दू में ये कनेक्शन एकदम पूरी तौर से जदीदियत का एक बड़ा मूवमेंट उर्दू में है। जितना बड़ा मूवमेंट हमारे यहाँ है आधुनिकता का, उतना ही बड़ा आधुनिकता का मूवमेंट उर्दू में भी है। पर उर्दू में ये नहीं टूटा। उर्दू में उस तरह से बहुत ज्यादा एकदम विखंडन नहीं हुआ जैसा हिंदी में कुछ जरूरत से ज्यादा बौद्धिक पैदा हो गए कहना चाहिए। हिंदी में ये दिक्कत ज्यादा हो गई। अनामिका जी, ये अक्सर कहा जाता है कि हमारी कविता आम लोगों से दूर हो गई, इसलिए आम लोगों की पसंद से बाहर हो गई। क्या आपको लगता है कि हमने उन विषयों को उठाना, उन विषयों पर लिखना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, या बहुत कम लोग लिख रहे हैं, इस वजह से वो दूरी बढ़ती गई और कविता भी हाशिए पर चली जाती गई? मैं यही कह रहा था कि एक ऐसा मूवमेंट आया और अभी भी है, ऐसे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा इस समय, पर ऐसे बहुत सारे बौद्धिक हिंदी साहित्य में हैं जो कहते हैं कि कविता बहुत बड़ी जनता का वही नहीं है, विधा नहीं है, तो एक बहुत सीमित लोगों के बीच में पढ़ी जाने वाली और सुनी जाने वाली विधा है। वो लोग ये भूल जाते हैं कि तुलसीदास से ज्यादा पढ़ा जाने वाला कवि कोई नहीं, कबीर से ज्यादा पढ़ा जाने वाला कवि कोई नहीं, और पहले भी, और दुनिया के बिल्कुल आधुनिक, यानी दुनिया सबसे ज्यादा अच्छे आधुनिक शहर जो देश हुए, यानी मायाकोव्स्की के बारे में ये कहा जाता था कि उनको सुनने वाले 10-10 हजार 20-20 हजार लोग मायाकोव्स्की को सुनते थे। मायाकोव्स्की कठिन कवि लगते हैं, जबकि हम लोगों को, यानी कम से कम हमें, हम लोगों को तो लगते हैं। पाब्लो नेरुदा के बारे में, पाब्लो नेरुदा ने खुद सुना कि, यानी खुद कहा कि चिली में मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे हजारों मजदूर मेरे साथ होते हैं। तो जब नेरुदा जैसा बड़ा कवि, यानी विश्व का एक सबसे बड़ा 20वीं सदी का कवि अगर ये कह रहा है, नाजिम हिकमत अगर ये कह रहे हैं, ब्रेख्त के लिए कहा जा सकता है कि ब्रेख्त के पास एक सटायर है, एक विट है, एक मजा है, पर ब्रेख्त के पैरेलल ही नाजिम हिकमत भी है, उसी के पैरेलल पाब्लो नेरुदा भी हैं। तो वहां ये संकट उस तरह पैदा नहीं हुआ जैसे जैसे हमने पैदा किया। हमारे आग्रह कविता को बहुत ही सीमित संसार के लिए कैद कर देने के, अगर हम कविता को ये करते कि कविता भी बहुत ज्यादा पढ़ी जा सकती है, बहुत ज्यादा लिखी जा रही है, सबसे ज्यादा तो कविता ही लिखी जाती है, गद्य से ज्यादा लिखी जाती है। तो कविता को भी अगर हम थोड़ा सा ये करते, सार्थ ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही है। सार्थ कहते हैं कि अगर आप जनता में काम कर रहे हैं तो आपको कई बार लिखते हुए अपनी जो आपका जो बौद्धिक स्तर है उससे एक दर्जा नीचे भी उतरना पड़ेगा, एक दर्जा नीचे उतरना भी पड़ेगा, यानी जिस में लिखा गया है सार्थ द्वारा, तो उसका अर्थ ही है कि आप अगर पब्लिक के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे तो करो। जी, इस पर मैं अनामिका जी की भी टिप्पणी चाहता हूँ, और उसके बाद मेरा एक सवाल भी होगा अनामिका जी। कविता का स्वभाव तो औरत के स्वभाव जैसा होता है, वो कम बोलती है और थोड़ा बंकिम बोलती है, और कविता, नई कविता के पाठक को नई कविता, जैसे नए पुरुष को नई स्त्री के योग्य होना है, नए पाठक को नई कविता के योग्य होना, उसकी जो अंतर्ध्वनियां हैं वो ग्रहण करने के लिए धैर्य चाहिए और प्रेम चाहिए। प्रेम और धैर्य से सुनते हैं जो श्रोता, वो कठिन कविता से भी तादाद में बना लेते हैं। ये हर पाठ में हम देखते हैं, कितनी भी सूक्ष्म कविता हो, अगर उसको प्रेम और धैर्य से सुना जाए तो कुछ है टेक होम आता है, और बाद में उसका अर्थ खुलता है, बाद में खुलता है बहुत दिनों के बाद, और तब फोन आते हैं और तब चिट्ठियां आती हैं, और तब उनके भीतर जैसे धीरे धीरे जगता है। मतलब कोई भी चीज त्वरित ढंग से जगा दी जाए और कोई धीरे धीरे जगे, ये दोनों प्रक्रियाएं संभव है। रेटोरिक का जो प्रयोग होता था रोमन कविता में भी और हमारे यहाँ भी, वो दोनों तरह से होता है। ब्रेस्ट की बात अभी की राजेश जी ने, तो ब्रेस्ट पे तो रेटोरिक का बहुत संभला हुआ इस्तेमाल करते थे, लेकिन रेटोरिक ऐसा हथियार है जब भोथरा पड़ जाए तो बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन जो सूक्ष्म संकेत होते हैं कविता की तकनीक के और भी जो होते हैं, सिर्फ रेटोरिक ही नहीं है, जो भी है वो कुछ अनुगूंजें अगर छोड़ रहा है तो अनुगूंजों का एक सूफियाना सिलसिला पाठक के और श्रोता के मन तक जाता ही है। पूरा न भी समझ में आए, कोई आदमी ही क्या पूरा समझ में एक बार में आता है, तो
तो कविता भी अगर एक बार में अपने सभी अर्थ के आयामों में न खुले तो अच्छी कविता लेकिन पहले पाठ में ही कुछ तो खुलती है, और उसके बाद रसगंध ध्वनि की उंगली पकड़े पकड़े पाठक दूर तक जाता है। ये रोज का अनुभव है कि अगर कविता अच्छी है तो चाहे दुरूह भी हो, कुछ आपके सामने खुलेगी, कुछ तो घूंघट के पट खोलने वाली स्थिति बनेगी, लेकिन फिर आपको उसके योग्य बन के उसको और अपनी स्मृतियों के सहारे खोलना पड़ेगा। इसीलिए पाठक को, श्रोता को आजकल को प्रोड्यूसर ऑफ मीनिंग कहते हैं। वो सह प्रस्तोता, सह निर्देशक होता है अर्थ के आयाम खोलने के लिए। उसको वो बॉटल फीडिंग नहीं होती है उसकी, वो भी कविता इशारों में इसलिए बोलती है कि उसको अपने पाठक और श्रोता की बुद्धिमत्ता पर भरोसा है। बुद्धिमान को इशारा काफी, वो आपके सुनने वाले के बुद्धि की बुद्धिमत्ता पर, उसकी स्मृतियों पर, उसकी संवेदनशीलता पर भरोसा करके चलती है, इसलिए इशारों में बोलती है। और वो इशारे खुलते हैं, एकदम से नहीं भी खुले तो धीरे धीरे खुलते हैं। ये बिल्कुल सच है, चाहे जितनी भी सरलीकरण होना चाहिए कविता में, और सत्य हमेशा सरल ही होता है, लेकिन कई बार कौंध में प्रकट होने के कारण उसको उसका अर्थ धीरे धीरे खुलता है। कौंध जब बिजली चमकती है मुकेश जी, तो रोशनी नहीं होती, लेकिन अंधेरा कितना घना ये दिखाई दे जाता है। यही होता है ना, रोशनी कहाँ होती है लेकिन अंधेरा कितना घना ये दिखाई पड़ जाता है। अब अंधेरा इतना संश्लिष्ट है कि उसकी परतें तो धीरे धीरे ही खुलेंगी। एक बार में कुछ कविताएं खुलती हैं, कुछ धीरे धीरे खुलती हैं। जैसे कभी कभी प्रेम होता है, एक ही दृष्टि में होता है, कभी धीरे धीरे समझ में आता है कि अरे बाबा ये हुआ क्या, होता है ना। तो वैसे ही होता है कविता में। यहाँ एक चीज और थी अनामिका जी जिस पर मैं बात करना, अक्सर लोग कहते हैं कि कविता क्या है, शब्दों का खेल है, शब्दों की जादूगरी है, बाजीगरी। शब्दों की और भाषा की कितनी बड़ी भूमिका होती है एक अच्छी कविता को रचने में और समझने में। एक कविता, मैंने कहा कि छोटी सी जगह में, छोटे से स्पेस में जब नाटक रचती है, पूरा नाट्य, तो उसमें बहुत सारी तकनीकें उसको जाने अनजाने आजमानी पड़ती हैं। तो उसमें भाषा जो है उसके, वो एक रणभूमि भी होती है और एक लीला भूमि भी होती है। मतलब बैटलफील्ड भी है और लीला भूमि भी है। हमारे यहाँ भगवत गीता इसका उदाहरण है कि आपने मिथकीय मेमोरी की बात की, तो वो देखिए रण हो रहा है, रणभूमि है, लेकिन उसी में गीता बांच दी गई। तो कविता में यही होता है, चारों तरफ वो है तो रणभूमि, क्योंकि वो किसी न किसी क्लास इंटरेस्ट से, कास्ट इंटरेस्ट से हो सकता है, किसी मतलब ब्लैक एपार्थाइड मूवमेंट की अगर कविता श्वेत की दृष्टि से, या किसी स्त्री की दृष्टि से, या किसी दृष्टि से, या किसी गरीब आदमी की दृष्टि से, किसी दृष्टि से वो कहीं तरह से रणभूमि भी हो सकती है। लेकिन और कभी कभी अपने से भी संघर्ष की भूमि हो सकती है, अपनी ही स्मृतियों से। लेकिन उसमें लीला भी होती है, उसी लीला के कारण रस आता है, उसी लीला के कारण ध्वनियां आती हैं। और भाषा के औजार तो कहावतें जो हैं, हमारे मुहावरे जो हैं, वो छोटी छोटी कविताएं ही तो हैं। तो हमारी, जैसी इन्होंने कहा कि हमारी अंतरपाठ इतने है कि अंतरपाठ ही एक संवाद करती चलती है कविता, और यही लीला रचती है। भाषा एक लीला भूमि और एक युद्ध भूमि दोनों इसलिए बनती है कविता में कि उसको बहुत उसके कान हमेशा खुले रहते हैं। एक कवि और एक जो कविता लिखने की चेष्टा नहीं करता, वो भी अंतर रूप भीतर से कवि हो सकता है। किसी को फुर्सत मिलती है वो कविता लिखता है, किसी को नहीं मिलती नहीं। अंदर से कवित्व के बीज तो बुद्धत्व के बीज की तरह प्राय सब में ही होते हैं। लेकिन जो कविता लिखते हैं उन्हें पता है कि फिनिश प्रोडक्ट बनाने के पहले बहुत सूक्ष्म तकनीकें, जैसे हर लोहार के पास, हर बढ़ई के पास कुछ रंधे हैं, तो कुछ है तकनीकें, तो अब उसको वो आजमा ही लेता है। और इसी में वो लीला रचने को बुरा नहीं समझना चाहिए। भाषा से ही औजार लिए जाते हैं, भाषा से ही औजार लेके, जो भाषा जो सबका साझा धन है, सिर्फ एक व्यक्ति का साझा धन नहीं है, एक साझा धन है। एक वो ऐसी जहाँ से हम लेते हैं और उसको ऐसा उसका विनियोग करते हैं कि अर्थ अपने 10 आयामों में एक साथ खुल जाए। तो ये तो भाषा से ही, वही तो कविता का वो जो
प्रोडक्ट है, जो कच्चा माल है, वो तो भाषा ही से लेता है वो कोई भी कविता लिखने वाला। अब उसको तराशे कैसे, ये अलग अलग शिल्प की बातें हैं। और जो वो कथ्य है वो सभी तरह के दर्शनों से लेता है, जीवन के जो वो सर्वाइवल पॉलिटिक्स का हो या किसी भी तरह के दर्शन से हो। कथ्य तो हमेशा किसी दर्शन की आहट से आते हैं, दर्शन से फिल्टर होके आते हैं। और कथ्य शिल्प जो होते हैं वो भाषा से आते हैं। तो सब कुछ अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, बाकी सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। हाँ। तो अपना क्या होता है, वो सब कुछ अंतःपाठी है। परंपरा की बैटरी रिचार्ज करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे फोन को हम अभी म्यूट कर रहे थे, देश काल को म्यूट कर देते हैं और एक इटर्नल मोमेंट में चले जाते हैं। कविता में होता तो यही है ना, उसको हम डिलीट नहीं करते हैं, लेकिन देश काल को हम म्यूट कर देते हैं। और पढ़ने वाले को लगता है कि अरे हम ट्रांसेंडेंट हो गए, हम एक इटर्नल मोमेंट में चले गए। तो ये सब कुछ तकनीकें हैं जो भाषा से आती हैं। भाषा ही हमारा धन और संपदा है। मैं अंत में आप दोनों से छोटी छोटी टिप्पणियां जी, अंत में आप दोनों से छोटी छोटी टिप्पणी चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, कि अगर वो अच्छी कविता समझना चाहते हैं, उसका आस्वाद लेना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह से कविता को पढ़ना चाहिए? राजेश जी, पहले आप। मुझे लगता है कि कविता के एक अनामिका जी, आप म्यूट कर लेंगे? एक मिनट अनामिका जी, म्यूट जी। कविता के आप जितना पास जाएंगे, जितने अच्छे से जाएंगे, उतना ही कविता आपके पास आएगी। अब पूरा यानी रामचंद्र शुक्ल का इतना लंबा इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें कुंभन दास याद रहते हैं। कुंभन दास के दो दोहे हैं और दोनों दोहे हमेशा याद रहते हैं, संतन को कहा से करी सो काम। तो ये इसलिए होता है कि कुछ कविताएं अपने पास इतना ज्यादा खींच लेती हैं। हम लोग छोटे थे तो पूरी झांसी की रानी सुभद्रा जी की पूरी झांसी की रानी याद रहती, और ये अच्छा लगता था क्योंकि उसमें कुछ है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा, और आप में भी कुछ है जो आप उस कविता के नजदीक जा रहे हैं। तो कविता को अगर नई टेक्नोलॉजी ने जो हड़बड़ी पैदा की है, जो नया गति समीकरण बिगाड़ दिया है, अगर उससे थोड़ा सा उबर के, थोड़ा सा बाहर निकल के हम पुनः इस बात की तरफ जाएं कि कविता को समझने की कोशिश करें, कविता को के पास जाने की कोशिश करें, उसके साथ मन के रिश्ते बनाने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि और कविता तो वो हर चीज कविता है। यानी प्रेमचंद की अच्छी कहानियां मुझे कविता की तरह ही लगती जब प्रेमचंद को पढ़ता हूँ। तो कविता एक ऐसा फॉर्म है, यानी शुरू में तो कविता से कविता गया सब कुछ। तो कविता एक फॉर्म है जो किसी भी अन्य विधा में भी दिख सकता है, उतना ही ज्यादा। यानी गद्य पढ़ रहे हैं तब भी आपको कहीं कविता महसूस होगी कि अरे वाह यार क्या बात है। जब पूस की रात में जब उसने अलाव जलाया है और पेड़ पे वो ललचोए पत्ते दमक रहे हैं, तो लगता है कि ये प्रेमचंद गद्य नहीं लिख रहे हैं, ये तो कविता लिख रहे हैं। तो ये जो ये कहा भी जाता है कि अच्छे कवि की पहचान उसके गद्य से होती है, ये भी एक कसौटी मानी जाती है। गद्य निकष है, गद्य तो निकष है, और गद्य अगर अच्छा नहीं है तो कभी भी समझिए कि कुछ डाउट करने लायक तो है ही। तो इसलिए कविता और गद्य या कोई भी विधा हो, पर कविता को थोड़ा सा धैर्य के साथ, थोड़ा सा प्रेम के साथ, थोड़ा सा रिश्ते के साथ, जैसे तुलसी को याद करते हैं उसी ढंग से आधुनिक को याद करें तो शायद आधुनिक कवि भी आपको अच्छा लगने लगेगा। जी, अनामिका जी। एक तो कविता का सस्वर पाठ होना चाहिए, क्योंकि कोने दो शब्दों के बीच एक अर्थ का आकाश पसरा होता है। उस अर्थ के आकाश में बहुत तरह के पक्षी उड़ते रहते हैं। तो जब आप सस्वर पाठ करते हैं कविता का, तो अर्थ के कई आयाम खुल जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर कविता का हम अनुवाद करते चलें अपनी मातृभाषा में, तो उससे भी अर्थ खुलते हैं और एक नया पाठ भी कई बार तैयार हो जाता है और ताकत बहुत मिलती है अनुवाद से। उसके अलावा कविता के मंचन से भी उसका अर्थ खुलता है।
कई तकनीकें हैं जिससे आप कविता के साथ खेल सकते हैं। खेल खेल में आपके जो अर्थ के आयाम है अपने भीतर, वो एक किसान की प्रक्रिया। आपको अपने कहीं से, जैसे कि धान बोया जाता है, कहीं वो धान बोया गया और कहीं दोबारा फिर बोया गया, तो ये जो दोबारा बोने की प्रक्रिया है ना, ये बहुत रोचक है और हमें ऐसा करना चाहिए। अंतःपाठीय संवाद यही कहलाता है। और क्या कहलाता है कि दही जामन कहीं से आता है, दही कहीं जम जाता है। हमारे मोहल्लों में हम पड़ोसियों के घर से जामन लाते थे, अपना दही जमाते थे। तो जामन कहीं से भी आ जाए, लेकिन एक पाठ अगर हम अपना भी अपने अनुभवों के आलोक में तैयार करें, हर व्यक्ति चाहे तो कविताएं जो पढ़ता है उसका उसका अपना एक पाठ तैयार कर सकता है, मंचन करके, अनुवाद करके, सस्वर पढ़ के, किसी को संभव सुना के। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, अंतरंग संबंध और अंतरंग होते हैं अगर कविताएं साथ पढ़ी जाएं। तो अर्थ खोलने के ये सब उपाय हैं, छोटे नन्हे मुन्ने उपाय हैं। जैसे माताएं खाना खिलाते समय उपाय आजमाती हैं, तोता मैना कौर उठाती हैं, उसी तरह कवि भी ये तोता मैना कौर उठाते हैं। हाँ, तो मतलब पाठकों को इंस्टेंट कविता नहीं समझना चाहिए कि आपने मिली और खा लिया और आप सोचे कि तृप्त हो जाएंगे। उसकी तृप्ति के लिए आपको इत्मीनान चाहिए, धैर्य चाहिए, पढ़िए, गुनगुनाइए, उसके अर्थों को धीरे धीरे खोलिए और तब आप उसका आनंद उठा पाएंगे। ये शर्त है कविता के साथ। पाक कला में भी जितने कम आंच पे खाना बनता है ना, उतना स्वादिष्ट होता है। और लकड़ी के चूल्हे पे बने तो क्या ही बात, एकदम से 2 मिनट्स नहीं, 2 मिनट्स नूडल और उसमें भी कोई स्वाद हो सकता है, लेकिन खिचड़ी बेहतर है उससे। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की इस दिलचस्प चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। ये जानकर आपको रोष हो सकता है कि देश के कुछ प्रतिष्ठित कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात से प्रेरित होकर कलाकृतियां बनाई हैं। ये दरबारीपन, ये चापलूसी आपको उत्तेजित करेगा, लेकिन इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उन दबावों और प्रलोभनों का विस्तार ही है जो दूसरे क्षेत्रों में हमें पहले से ही दिखलाई दे रहा है। जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में सत्ता के सामने कलाकारों के इस समर्पण पर ही टिप्पणी कर रहे हैं। नमस्कार। दूसरी आवाज में इस बार मैं मन की बात में हिलगी कला की बात करना चाहता हूं। इस समय कला जगत में बड़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों ने एक राजनेता के वक्तव्यों की श्रृंखला जो मन की बात से आकाशवाणी पर चलती है, प्रेरित होकर कुछ कलाकृतियां बनाई हैं और उन्हें इन दिनों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं उसको देखने गए और उसके बारे में उन्होंने ट्वीट वगैरह भी किया है। अब जो सवाल उठ रहे हैं उनमें से पहला सवाल तो ये है कि पिछले लगभग 1 दशक से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय समकालीन कला के लिए अप्रासंगिक संस्थान बन चुका है। उसमें कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं हुई है इस दौरान जिसे समकालीन कला से जोड़ा जा सके। तो ऐसे समकालीनता से सर्वथा विमुख संस्थान को यकायक वैधता देने का काम इन महत्वपूर्ण कलाकारों ने क्यों किया? जाहिर है, क्या इसलिए है कि
उन्हें उन पर दबाव रहा होगा, सत्ता का दबाव होगा, और हो सकता है कुछ को ये मन की बात से प्रेरणा लेने का बड़ा उत्साह जागा हो। ये उनका अधिकार है, उनका स्वभाव हो सकता है। पर क्या उनमें से किसी ने इस प्रदर्शनी में भाग लेते समय या प्रधानमंत्री से अपनी बातचीत के समय ये बात उठाई कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय क्यों समकालीन कला से एक दशक से उदासीन है और निष्क्रिय है? दूसरी बात, इनमें से कुछ चित्र, मैंने तो कोई चित्र नहीं देखा है, उनके बारे में जो लोग कह रहे हैं वही पढ़ा है। उनमें से कुछ चित्र ऐसे हैं जिनमें गांधी, अंबेडकर आदि का या तो जिक्र है या कि उनकी कोई छवि वगैरह है। अब गांधी, अंबेडकर जैसे या मार्क्स आदि महान विचारकों से प्रेरित होकर कला की बनाई जाए, ये तो समझ में आता है। लेकिन एक राजनेता के वक्तव्यों से प्रेरित होकर बनाई जाए तो इसके पीछे कुछ भक्ति, स्तुति, कुछ चापलूसी का भाव प्रकट होता है। और ये कहा भी जा रहा है, अभी ये माना जाता था कि कम से कम ज्यादातर भारतीय लेखकों की तरह ज्यादातर कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार सत्ता से अपने को अलग स्वतंत्र चेता रखते हैं। अगर कोई अज्ञात गुणशील कलाकारों ने ऐसी उनकी प्रदर्शनियां शायद होती भी रही हैं आधुनिक कला संग्रहालय में की होती, उनकी प्रदर्शनी हुई होती तो कोई विशेष चर्चा की बात नहीं थी, आपत्ति की बात भी नहीं थी। पर ये तो महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनमें से कुछ हैं जिनकी वामपंथी राजनीतिक चेतना रही है। ऐसी राजनीतिक चेतना रखने वाले लोग इतने अबोध तो नहीं हो सकते कि उनकी कलाकृतियों का अब प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया जाएगा। किसी ने मुझे बताया कि इनमें से किसी एक चित्रकार को, संभवतः केरल के हैं वो, उन्हें 7-8 करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट मिले हैं। एक और चित्रकार ने एक वरिष्ठ चित्रकार से ये कहा कि उन पर बहुत दबाव था, सरकार की ओर से बहुत दबाव था। ये दबाव कैसा दबाव है और इसके आगे कलाकारों को क्या झुकना चाहिए? अगर आप कलाओं और साहित्य का परिदृश्य देखें तो इस बात को अलक्षित नहीं कर सकते कि हमारी राष्ट्रीय अकादमियां, राज्य स्तरीय अकादमियां और ये कला संस्थान सब प्रासंगिकता शून्य हो चुके हैं। इनकी कोई सार्थकता नहीं रह गई और ये सत्ता ने किया है। और उस सत्ता के साथ अब आप उसकी मन की बात पर हिलके हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये कला जगत के साथ और भारतीय कला के, आधुनिक भारतीय कला के मूल्यों के साथ विश्वासघात जैसा है। इससे कम इसे नहीं कहा जा सकता। चित्रों का अपना मूल्य होगा और हो सकता है उनमें से कुछ चित्र अच्छे भी हो क्योंकि ये महत्वपूर्ण कलाकार है। पर ठीक इसीलिए तो समस्या है कि ये महत्वपूर्ण कलाकार इस तरह के नैतिक विचलन में क्यों फंसे और क्या वो आगे आकर अपने इस स्टैंड को
वैचारिक रूप से और सृजनात्मक रूप से और कलात्मक रूप से बचाव करेंगे, स्पष्ट करेंगे। ये तो कहना मुश्किल है कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो किया नहीं। लेकिन ये विडंबना है कि एक कला संस्थान जो अपनी सर्वथा अप्रासंगिकता के कारण ध्यान देने योग्य नहीं था, यकायक कला जगत में चर्चा के केंद्र में अपनी इस स्तुति भक्ति चापलूसी इत्यादि की के संदर्भ में केंद्र में आ गया। कलाओं से हमारी उम्मीद ये होती है कि वे हमारे समय, समाज, आत्म आदि में जो हो रहा है उसका हमको पता दें, उसकी पहचान कराएं। इस कर्तव्य से डिगना किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर हूँगा ताना बाना का एक नया अंक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।